नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। आज बंगाल में दूसरे चरण का चुनाव 142 सीटों पर आज चुनाव होना है और सबके दावे प्रतिदावे हैं। नरेंद्र मोदी तो पहले कह चुके कि हम जीत गए हैं। ममता बनर्जी भी कह रही हैं। ममता बनर्जी लगातार बीजेपी के खिलाफ लगी हुई हैं और पूरी ताकत उन्होंने झोंकी हुई है कि किसी भी तरह से फिर से सत्ता उनके हाथ आए। दूसरी तरफ बीजेपी ने तमाम शक्तियां लगा दी, चाहे पुलिस हो, चाहे वो सीआरपीएफ के जवान हो, चाहे एजेंसियां हो, चुनाव आयोग हो, मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, कार्यकर्ता हो, सबको झोंक दिया। पैसा हो और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं बीजेपी के नेता, ऐसा लग रहा है युद्ध लड़ रहे हैं। और युद्ध भी ऐसा जैसा कोई भयानक जीवन मरण का प्रश्न है। ये चुनाव नहीं लड़ा जा रहा, जीवन मरण का प्रश्न है। या टीएमसी जिए या बीजेपी जिए। और नरेंद्र मोदी जी को लग रहा है कि उनका आखिरी है कार्यकाल है प्रधानमंत्री के तौर पे, इसलिए बंगाल अगर जीत ले तो कमाल हो जाए। लेकिन बंगाल जीतना आसान दिखाई नहीं पड़ रहा है और इसकी वजह यह है कि जो एंटी इनकम्पेंसी है टीएमसी के खिलाफ या कहिए ममता बनर्जी के खिलाफ, उसको खुद बीजेपी सही तरीके से भुना नहीं रही है। बीजेपी ने शुरुआत से ही चुनाव की घोषणा से पहले ही हिंदू मुसलमान को मेन रखा और उसने पूरी जो जो अपना कैंपेन चलाया, पूरी जो अपनी राजनीति की मत पश्चिम बंगाल में, वो राजनीति की हिंदू मुसलमान को लेकर और वोटों का ध्रुवीकरण किस तरह से हो ये ख्याल रखा। और उसके लिए चाहे जय श्री राम की बात हो, चाहे वो घुसपैठिए की बात हो, चाहे एसआईआर किया गया हो, तमाम मसलों पर कोशिश की गई कि ममता बनर्जी के खिलाफ जो है वो, चूंकि ये माना जाता है कि ममता बनर्जी के जो सबसे मजबूत वोटर है वो मुसलमान है और लगभग 30 से 35% मुसलमान है। और ये जो मुस्लिम वोट है, कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी की असली ताकत है। हालांकि हिंदू वोटों का पिछले 2021 में जब चुनाव हुआ था, उसमें भी हिंदू वोटों का भी बड़ा हिस्सा ममता बनर्जी को मिला था। खास करके जो बांग्ला अस्मिता की बात करते हैं या जो समझते हैं कि बीजेपी जो है एक सांप्रदायिक पार्टी है जिसका मूल एजेंडा है हिंदू मुसलमान। और 2021 में देखिए, ये जो 142 सीटों पर चुनाव हो रहा है, इसमें से टीएमसी ने 123 सीटों पर जीत हासिल की थी और भाजपा को इन 142 में से मात्र 18 सीटें मिली थी। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में स्थिति थोड़ी बेहतर हुई थी भाजपा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो भाजपा को इन सीटों के 21 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त बनाने में कामयाबी मिली थी, जबकि तृणमूल कांग्रेस 90 सीटों पर आ गई थी। तो बीजेपी को, लेकिन वो जो अंतर था, वो चूंकि लोकसभा का चुनाव था, नरेंद्र मोदी और इसका चुनाव था, इसलिए उसमें हो सकता है कि उनको ज्यादा वोटें मिले हो। लेकिन अभी जो चल रहा है उसमें कहा जा रहा है कि मूल जो है मुस्लिम वोटर है और महिला वोटर है। महिला वोटर कहा जाता है कि ममता जी के साथ इंटैक्ट है और मुस्लिम वोट तो है ही। तो इसलिए बीजेपी की कोशिश हुई, नरेंद्र मोदी जी की कोशिश हुई कि कैसे महिला वोटरों में भेद खड़ा किया जाए और इसीलिए इमरजेंसी, एक तरह से कहिए कि अचानक आपात एकदम ऐसा लगा कि बड़ा कोई जरूरी बिल लेकर के आ रहे हैं, महिला आरक्षण संशोधन बिल पेश किया ताकि महिलाओं को लेकर के एक जो है माहौल खड़ा किया जा सके देश में भी और पश्चिम बंगाल में। लेकिन चूंकि वो बिल गिर गया, चूंकि उसके पीछे मूल था परिसीमन बिल और ये बिल गिर गया संसद में और पूरा विपक्ष इकट्ठा दिखा, क्या टीएमसी, क्या कांग्रेस, क्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी लेफ्टिस्ट, क्या डीएमके, क्या समाजवादी पार्टी, क्या आरजेडी, तमाम जो विपक्ष की पार्टियां वो सब परिसीमन बिल के खिलाफ थी और बिल गिर गया। लेकिन नरेंद्र मोदी इसके बावजूद पश्चिम बंगाल में महिला सेंट्रिक अपना जो है एजेंडा भी चलाया
और उन्होंने महिलाओं को लेकर के कहा कि महिलाएं असुरक्षित है, महिलाओं के साथ ये हुआ। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की बात हुई, राहुल गांधी ने भी इस बिंदु को उठाया। लेकिन जिस तरीके से महिला सांसदों का प्रतिशत है, या जो विधानसभा में जितने टिकट दिए ममता बनर्जी ने, वो बीजेपी से कहीं ज्यादा है। कुल 294 सीटों में से 55 सीटें महिला को दी ममता बनर्जी ने, टीएमसी ने, जबकि बीजेपी ने मात्र 31 सीटों पर खड़ा किया महिला उम्मीदवारों को। और एक और है, बीजेपी के खिलाफ जाता है कि ठीक है सेंट्रल एजेंसियां और तमाम चीजें लगा रखी है, लेकिन लोकल लेवल पे कोई ऐसा नेता नहीं है जो ममता बनर्जी से सीधे टक्कर दे सके। और बाद में देखिए जो चुनाव प्रचार हुआ उसमें ममता बनर्जी को साइड लाइन करके टीएमसी पे हमला किया गया कि ममता बनर्जी खुद महिला है, और महिला होने के नाते प्लस वो जो महिला है ममता बनर्जी, वो जुझारू महिला मानी जाती है, कहीं भी किसी तरह अकेली भिड़ जाने वाली। उसके अलावा पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि ये जो मुस्लिम वोट है, जो महिला वोट है, उन पर भरोसा करके चला जा रहा है कि यही वोट जो है टीएमसी को हरा सकते हैं या जिता सकते हैं। बीजेपी ने कोशिश की कि मुस्लिम वोट को कैसे तोड़ा जाए, और उसके लिए हुमायूं कबीर वाला जो है चैप्टर खड़ा किया गया। जब बाद में आया कि किस तरीके से वो जो है, जो बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रहा है, बाबरी मस्जिद बनना शुरू हो चुका है, और वो जो है 1,000 करोड़ रुपया बीजेपी ने दिया है, ये स्टिंग ऑपरेशन में सामने है। अब ये सही है गलत है, ये सही गलत बताते रहिए, जांच का विषय है, लेकिन पब्लिक में ये मैसेज चला गया कि बीजेपी ने ही हुमायूं कबीर को खड़ा किया है। और मुसलमानों के भीतर जो एक धार्मिक उन्माद, या कहिए कि एक भावनात्मक उन्माद खड़ा करने की जो कोशिश थी बीजेपी की कि मुस्लिम वोट बटे, वो नाकामयाब रहा। हालांकि AIMIM भी वहां लड़ रही है अलग होकर के, पहले हुमायूं कबीर के साथ थी वो पार्टी, लेकिन ऐसा लग रहा है जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है उसमें ये आ रहा है कि मुस्लिम वोटों को नहीं तोड़ सकी बीजेपी, और मुस्लिम वोट पूरी तरह से इंटैक्ट है टीएमसी के साथ। हालांकि कांग्रेस ने भी बड़ा प्रयास किया, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रयास किया, राहुल गांधी ने सीधा टीएमसी पे हमला बोला, ममता बनर्जी पे हमला बोला, और कहा कि ममता बनर्जी और मोदी में कोई फर्क नहीं है। हालांकि कई लोगों ने इसकी आलोचना भी की कि राहुल गांधी को इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि सेंटर में अभी कुछ दिन पहले ही जो बिल गिरा, परिसीमन बिल, महिला आरक्षण बिल, उसमें ममता साथ में थी, उनकी पार्टी साथ में थी, और जब राष्ट्रीय स्तर पर बात करते हैं तो दोनों पार्टियां साथ आ जाती है। हालांकि कई लोग ये भी मानते हैं कि जो एंटी ममता वोट है वो वोट इधर शिफ्ट होगा कांग्रेस में। कुछ ये भी कह रहे हैं कि कुछ 4-5 सीटें कांग्रेस को, 4-5 सीटें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को भी आएगी, और बीजेपी की सीटें भी कम होगी, और सीटें कम होगी ममता बनर्जी की भी, ऐसा भी कई लोग मानते हैं। लेकिन बीजेपी इस प्रयास में है कि कैसे बंगाल पे कब्जा किया जाए। इसके लिए देखिए कि 1543 लोगों को गिरफ्तार किया गया और दूसरे चरण के मतदान के दौरान, और कहा कि चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान हो, इसके लिए 1543 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें पूर्व वर्धमान के टीएमसी पार्षद नारू गोपाल भक्त भी शामिल है, जिन पर भाजपा नेता के घर हमले और डराने धमकाने का आरोप। इसके अलावा देखिए कि एक प्रत्याशी जो टीएमसी की है, उन पर भी हमला किया गया, उसको घायल कर दिया गया। बीजेपी ने कहा कि वो नाटक कर रही है, वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ आईपीएस है शर्मा, अजय पाल शर्मा, जो यूपी के बड़े सिंघम कहा जाता है, यूपी का सिंघम है, और वो बड़ा करीबी माने जाते हैं आदित्यनाथ जी के। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो जहांगीर खान, याद कीजिए वहां पे संदेश खली में कुछ घटनाक्रम हुआ था जिसमें कहा गया था कि महिलाओं का रेप हुआ, और ये जो जहांगीर खान है उसके और 7 लोग हैं जो उस इलाके की जो सुंदर महिलाएं होती हैं उनको उठा ले जाते हैं, उनको बुलाते हैं, दबाव बनाते हैं। हालांकि ये बात जो है झूठी साबित हुई, कहीं प्रूव नहीं कर पाई। बीजेपी के जो लोग एफआईआर दर्ज करने की बात कर रहे थे, हालांकि वो इलेक्शन लड़ी महिला, लेकिन कहीं एफआईआर की कोई चर्चा नहीं है। और संदेश खली को लेकर कितना हंगामा किया गया था नेशनल मीडिया में, उसमें जहांगीर खान अरेस्ट भी। तो ये जो अजय पाल शर्मा है वो उसके इलाके में गए, जहांगीर खान के इलाके में बाकायदा उन्होंने धमकाया, कहा कि जो है शिकायत दोबारा मिली तो सख्त कार्रवाई होगी, और
की जो जांच चल रही थी उस दौरान जहांगीर खान के घर पर 14 पुलिस कर्मी भी तैनात किए गए थे और उसमें वो जहांगीर खान को बाकायदा धमका रहे। लेकिन इस पर जहांगीर खान ने कहा जाता है कि रिएक्ट किया और कहा कि खेला तुमने शुरू किया, खत्म हम करें। तो फिल्मी डायलॉगबाजी, धमकी की राजनीति बंगाल में खुलेआम चल रही है और न केवल छोटे मोटे नेता बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के अमित शाह, तमाम नेता धमकी वाली भाषा बोल रहे हैं। खुद देखिए क्या कहा उन्होंने, अमित शाह जी ने, गृह मंत्री है, उन्होंने कहा कि 29 अप्रैल को मतदान करें, गुंडों से डरने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है, भले ही भाजपा सत्ता में आए, केंद्रीय बल यहाँ 7 दिन तक तैनात रहेगा। तो ये जो पूरा का पूरा माहौल है वहां पे, वो बड़ा, हालांकि पिछले जो फेज हुआ, पहला फेज जब हुआ, उसमें जिस तरह की हिंसा की आशंका व्यक्त की जा रही थी वैसा कुछ हुआ नहीं और हम उम्मीद करते हैं कि आज भी जो चुनाव हो रहा है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए। पिछली बार 92-93% वोटिंग हुई थी, इस बार भी संभावना है कि और बढ़ करके हो सकता है वोटिंग। और खास करके मधुआ समाज के जो लोग हैं उनके भीतर नाराजगी है और ये नाराजगी बीजेपी को भारी भारी पड़ सकती है। लेकिन ये बहुत कम लोग कह रहे हैं, जो गटर मीडिया उसके बाद छोड़ दीजिए, बाकी बहुत कम लोग कह रहे हैं कि जो माहौल है वो टीएमसी के खिलाफ है या ममता बनर्जी के खिलाफ है। ममता बनर्जी के खिलाफ कहीं कोई माहौल दिखाई नहीं पड़ता। हालांकि कहा जाता है कि ये जो आरएसएस है, जो बीजेपी है, जो और उनके संगठन के लोग हैं, वो निचले स्तर पर बड़ी गंभीरता से काम करते हैं। उड़ीसा का उदाहरण दिया जा रहा है कि उड़ीसा में कहीं कोई लहर नहीं थी, कोई हवा नहीं थी, लेकिन नवीन बाबू बदल गए, बीजेपी आ गई। लेकिन नवीन बाबू और ममता बनर्जी में फर्क है। नवीन बाबू जुझारू नेता नहीं है, ममता बनर्जी जमीन से आई जुझारू नेता है। और जो अभिषेक बनर्जी हैं, चाहे और दूसरे नेता हैं, वो सब जमीनी नेता हैं और वो लड़ाई लड़ने में पीछे नहीं हटते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी विपक्ष में, संभव है कि विपक्ष में बैठे सीटें थोड़ी कम होने की बात की जा रही है, लेकिन सत्ता में आ जाएगी बीजेपी, ये नहीं किसी को लग रहा है। और टीएमसी एक बार फिर से, ममता बनर्जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन सकते, उनकी पार्टी जीत सकती है, ये कहा जा रहा है। अब इसमें महत्वपूर्ण ये भी है कि आज जब चुनाव संपन्न होगा, फिर हम बात करेंगे कल कि क्या हुआ और उसका क्या अर्थ है, लेकिन ये अभी कहना मुश्किल है। ऐसे जो कहा जाता है कि जब ज्यादा वोटिंग होती है तो उसका मतलब होता है कि जो सत्ता पक्ष है, जो सत्ता है, वो जाने वाली है। लेकिन जिस तरीके का माहौल है उसमें ये कहना संभव नहीं है। और फिलहाल जो पूरा वातावरण है वहाँ तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में बताया जाता है। तो फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, कल बात करेंगे फिर आगे।